नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पीएम मोदी ने ट्रंप की तारीफ की, उसके बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति ट्रंप से हमेशा अच्छे निजी रिश्ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत लगातार अमेरिका से जुड़ा रहेगा। बता दें, ये बयान तब आया है जब पीएम मोदी ने ट्रंप की अच्छा दोस्त वाली टिप्पणी की सराहना की थी। ट्रंप के बयान के बाद कि मोदी से दोस्ती हमेशा बनी रहेगी और भारत अमेरिका रिश्ता स्पेशल है, इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे रिश्तों पर उनके सकारात्मक विचारों की गहराई से सराहना करते हैं और उसका पूरा जवाब देते हैं। भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही सकारात्मक और आगे बढ़ने वाला व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ और रूस से तेल खरीद को लेकर चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता खास है और चिंता की कोई बात नहीं है। ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वो एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस वक्त मुझे उनकी कुछ नीतियां पसंद नहीं आ रही हैं। भारत और अमेरिका का रिश्ता स्पेशल है, बस कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात से निराशा है कि भारत रूस से इतना तेल खरीद रहा है। उन्होंने बताया कि इसी वजह से भारत पर 50% का बड़ा टैरिफ लगाया गया है, लेकिन उन्होंने फिर दोहराया कि उनका प्रधानमंत्री मोदी से अच्छा तालमेल है और दोनों देशों के रिश्ते लंबे समय तक बने रहेंगे। हालांकि कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने कहा था कि लगता है कि भारत और रूस को हमने गवा दिया है, जाएं चीन के साथ आबाद रहें। ट्रंप भारत को लेकर लगातार अपने स्टैंड बदल रहे हैं। कभी वो सख्ती दिखा रहे हैं, कभी अचानक से नरमी वाले रुख पर आ जाते हैं। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हार्बर्ट लुटनिक ने कहा है कि भारत अंततः टैरिफ दबाव के सामने झुक सकता है, भले ही अभी दिल्ली सख्त रुख अपना रहा है। लुटनिक ने भारत और रूस के बढ़ते तेल व्यापार का जिक्र करते हुए चेताया कि अगर भारत नहीं बदलेगा तो उसे अमेरिका में 50% टैरिफ झेलना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि छोटे देशों पर ये बदला लेने के उपाय सबसे ज्यादा असर डालते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 महीने में भारत फिर से सुलह की मेज पर आ सकता है और माफी मांगेगा और इस डील की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि भारत को चुनाव करना होगा, या तो अमेरिका के साथ तालमेल बनाना या फिर रूस और चीन के साथ ब्रिक्स के जरिए संबंध गहरे करना। कनाडा सरकार की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि खालिस्तानी आतंकी संगठनों समेत कई उग्रवादी समूहों को अब भी कनाडा से फंडिंग मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बाबर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जैसे संगठन चैरिटी और एनजीओ के नाम पर पैसा जुटाकर राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनीतिक मकसद से की जाने वाली हिंसा का मतलब है हिंसा का इस्तेमाल करके नया राजनीतिक सिस्टम बनाना या पुराने सिस्टम के नियम बदलना। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा टल गई है। मुत्तकी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध लगे हैं और उन्हें विदेश यात्रा के लिए छूट नहीं मिल पाई है। अगर ये दौरा होता तो अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा होती। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की जनता के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को आगे बढ़ाता रहेगा और उनके विकास व आकांक्षाओं का समर्थन करता रहेगा। भारत ने अब तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है और साफ कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि पीएम मोदी का संभावित मणिपुर दौरा कोई अंत नहीं बल्कि शांति बहाली की लंबी यात्रा की शुरुआत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मणिपुर में अभी हालात सामान्य नहीं हैं और न ही कोई चुनी हुई सरकार है। गोगोई ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी को 2 साल पहले ही वहां जाना चाहिए था, लेकिन अब जाकर यह कदम उठाया जा रहा है। गोगोई ने कहा कि मणिपुर की जनता को लंबे समय से पीएम की मौजूदगी से वंचित रखा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जब पीएम मणिपुर जाएंगे तो सबसे पहले वहां के लोगों से माफी मांगे। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशों पर नया विवाद खड़ा हो गया है। कोकोमी यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, जो मणिपुर की सबसे बड़ी मैतेई सामाजिक संस्थाओं में से एक है, उसने कुकी जो उग्रवादी गुटों के साथ हुए समझौते को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कोकोमी का कहना है यह फैसला गैर लोकतांत्रिक और थोपे गए हक जैसा है और इससे मणिपुर की चुनी हुई सरकार और वहां के लोगों की इच्छाओं का अपमान हुआ है। गृह मंत्रालय और मणिपुर प्रशासन ने 4 सितंबर 2025 को कुकी जो उग्रवादी गुटों के साथ नए नियम और शर्तों के साथ ये समझौता किया था। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी भी 13 सितंबर को मणिपुर जाने वाले हैं। ये उनकी पहली यात्रा होगी मई 2023 से, जब कुकी, जो और मैती समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई थी।
कुकीज़ो काउंसिल ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को खोलने पर सहमति जताई है ताकि जरूरी सामान और यात्री आसानी से आ जा सकें, लेकिन कोकोमी का कहना है कि मार्च 2023 में मणिपुर कैबिनेट ने पहले ही समझौते को खत्म करने का निर्णय लिया था। अब जबकि राज्य राष्ट्रपति शासन में है और दिल्ली से नियुक्त प्रशासक शासन चला रहा है, ऐसे समय में ये समझौता गैर कानूनी और अवैध है। पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल शनिवार और सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक अगले हफ्ते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ होने वाली अहम मीटिंग से पहले होगी। चुनाव आयोग बिहार में हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अब दूसरे राज्यों में भी लागू करने पर विचार कर रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को शुक्रवार शाम मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें थकान और हार्ट बीट धीमी होने की शिकायत थी। अस्पताल के मुताबिक उनकी स्थिति अब स्थिर है और डॉक्टर लगातार निगरानी रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि मान कई दिनों से वायरल बुखार से परेशान थे और हालात बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनकी धड़कन अब सामान्य हो रही है। मान की सेहत के चलते शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग टाल दी गई, जिसमें बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा होनी थी। उधर कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने सवाल उठाया कि मान को मोहाली के आम आदमी क्लिनिक की बजाय फोर्टिस अस्पताल क्यों ले जाया गया। भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनातनी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। सीतारमण ने कहा कि भारत की तेल खरीद पूरी तरह आर्थिक और व्यावसायिक जरूरतों पर निर्भर करती है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का असर कुछ हद तक GST सुधारों से कम होगा। सरकार उन उद्योगों को मदद देगी जिन्हें इन टैरिफ से नुकसान हो रहा है। सीतारमण ने कहा कि हम कहां से तेल खरीदते हैं ये भारत का फैसला है, चाहे कीमत हो या लॉजिस्टिक्स, जो भी हमें सही लगेगा वहीं से खरीदेंगे और इसमें कोई शक नहीं कि हम रूस से तेल लेना जारी रखेंगे। अमेरिकी सांसद जोनाथन जैक्सन ने राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा यह कदम ट्रेड एम्बागो यानी व्यापारिक प्रतिबंध जैसा है और इससे अमेरिका के एशिया में दीर्घकालिक हितों को नुकसान पहुंचेगा। जैक्सन ने कहा कि इन टैरिफ से भारत चीन और रूस के और करीब चला गया है, जो अमेरिका के लिए खतरनाक है। उन्होंने भारत को अमेरिका का प्राकृतिक साझेदार बताया और कहा कि दोनों लोकतंत्रों के बीच आर्थिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और नैतिक रिश्ता भी है। उन्होंने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बीच के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अमेरिका का रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं हो सकता। जैक्सन ने अमेरिकी प्रशासन से अपील की कि वो भाषा और कूटनीतिक रवैया बदलकर रिश्तों में भरोसा कायम करे। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस महीने न्यूयॉर्क में होने वाले UN जनरल असेंबली यानी UNGA के 80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल होंगे या नहीं। सूत्रों के मुताबिक PM मोदी का न्यूयॉर्क दौरे में शामिल होना फिलहाल तय नहीं है। अगर भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में कोई बड़ी प्रगति होती है और ट्रंप से मुलाकात का मौका बनता है, तभी आखिरी पल में बदलाव हो सकता है। मोदी का नाम पहले से स्पीकर लिस्ट में दर्ज है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि आखिरकार भारत का बयान विदेश मंत्री ने ही दिया। इस बार भी संभावना है कि मोदी नहीं जाएंगे और जयशंकर ही भारत की आवाज उठाएंगे। भारत सोमवार को होने वाले ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेगा। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। ये बैठक ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की पहल पर बुलाई गई है। इसमें खास तौर पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और उसके वैश्विक असर पर चर्चा की जाएगी। मुंबई पुलिस ने नोएडा से 51 साल के अश्विनी कुमार को गिरफ्तार किया है, जिस पर व्हाट्सएप पर बम धमाके की धमकी देने का आरोप है। अश्विनी कुमार मूल रूप से पटना बिहार का रहने वाला है और पेशे से ज्योतिषी और वास्तु सलाहकार है। वो पिछले 5 साल से नोएडा सेक्टर 79 में अपने माता पिता के साथ रह रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी का अपनी पत्नी से विवाद है और पहले भी उस पर वित्तीय मामले और केस दर्ज हो चुके हैं। साल 2023 में उसने पटना के फुलवारी शरीफ थाने के एक मामले में 3 महीने जेल भी हुई थी। इस बार उसने धमकी भरा संदेश अपने दोस्त फिरोज के नाम से भेजा ताकि उसे आतंक मामले में फंसाया जा सके। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 7 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड, 6 मेमोरी कार्ड होल्डर, 1 एक्सटर्नल सिम स्लॉट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए।
भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और 75 साल के फॉर्मूले के तहत मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए मुरली मनोहर जोशी ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बैठक में मुरली मनोहर जोशी ने अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के तर्कों का हवाला देते हुए कहा कि आर्थिक विकास किसी भी देश का एकमात्र मकसद नहीं हो सकता। जोशी ने बैठक में लगभग 70 स्लाइड्स पेश किए। अनुभवी नेता जोशी ने देश में आय असमानता और भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी को लेकर चिंता जताई, जबकि दूसरी ओर मोदी सरकार जल्द भारत के दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का दम भर रही है। बैठक में मौजूद लगभग 1 दर्जन डेलीगेट्स ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की। उनके मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जोशी की तारीफ की और कहा, जोशी जी ने सब कुछ कह दिया है। इस बैठक का आयोजन 19-20 अगस्त को भारतीय मजदूर संघ ने किया था। मुरली मनोहर जोशी ने जो मुख्य बातें कहीं उनमें ये थी कि 2021 में भारत की आबादी के सबसे धनी 10% लोगों के पास कुल घरेलू संपत्ति का 65% हिस्सा था। उन्होंने कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल $2878.5 है, जबकि जापान की $33,955.7 है। भले ही भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया हो। भारतीय जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय और उनके एकात्म मानववाद के विचार पर बात करते हुए मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि विदेशों पर ज्यादा निर्भरता भारत के हित में नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय का हवाला देते हुए जोशी ने कहा कि हम कृषि और स्वदेशी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने में फेल रहे, जबकि ऐसे विदेशी सहयोग का स्वागत करते रहे जो हमारे हितों को कमजोर करते हैं। जोशी ने नशीली दवाओं के खतरे, बढ़ती आत्महत्याओं और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर बात की और जलवायु परिवर्तन का जिक्र किया। जोशी ने कहा कि हिमालय में सड़कों का स्तर होना उन्हें चौड़ा करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्री जोशी ने नशीली दवाओं के खतरे के बारे में कहा कि 10 से 17 साल की उम्र के 1.58 करोड़ बच्चे नशीले पदार्थों के आदी हैं। जोशी ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में कुल आत्महत्याएं 2018 में 1.34 लाख से बढ़कर 2022 में 1.7 लाख हो गई हैं। उन्होंने कहा कि 2019 और 2021 के बीच 35,950 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, जबकि आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में 2018 से 2023 तक 98 छात्रों ने आत्महत्या की। जोशी ने कहा कि एआई समाज में असमानता को और बढ़ा सकता है। जोशी के साथ आरएसएस के विचारक एस गुरुमूर्ति, बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष, बीजेपी महासचिव अरुण सिंह, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के मेंबर संजीव सान्याल और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व कुछ अन्य लोग भी विशेष आमंत्रित मेंबर थे। एनसीपी अजित पवार गुट के महाराष्ट्र विधान परिषद के मेंबर अमोल मिटकरी ने आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा के दस्तावेजों की यूपीएससी से जांच कराने की मांग की है। ये मांग उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े वायरल वीडियो के विवाद के बाद की गई है। मिटकरी ने 5 सितंबर 2025 को यूपीएससी नई दिल्ली के सचिव को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में अमोल मिटकरी ने आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक, जाति प्रमाण पत्रों और अन्य दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर संदेह जताया है। उन्होंने यूपीएससी से इन दस्तावेजों का विस्तृत वेरिफिकेशन कराने की गुजारिश की है। मिटकरी ने कहा कि वेरिफिकेशन के बाद यूपीएससी को अपने नतीजे संबंधित विभागों के साथ साझा करने चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.